देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। क्या नेपाल में विद्रोह ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? क्या अगड़ी जातियों के प्रभुत्व से लोग परेशान हैं? कुछ ज्यादा ही पंडित जी हो गए वहां सत्ता में, कॉमरेड भी, कांग्रेसी भी, सभी। कहा जा रहा है इस तरह की बातें कि वहां पर जातिवाद इतना प्रचंड था कि कॉमरेड भी ब्राह्मण हैं वहां और ब्राह्मण भी कॉमरेड हैं वहां। इसलिए सत्ता के शीर्ष पर 2.5% ब्राह्मणों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा था और लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था। मगर भारत में ऐसी परिस्थिति है क्या, पता नहीं। कई लोग आरोप लगा लेते हैं, कई लोग कहते हैं परिस्थितियां बदल गई क्योंकि इस देश में केरल में नंबूदरी पाल जैसे पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण था जिसने सब कुछ त्याग कर जनता की सेवा में जिंदगी लगा देने का फैसला किया और फिर केरल आज देश का सबसे अग्रणी राज्य में शामिल है। मगर क्या वाकई में हिंदुत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व की वजह से ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा है सत्ता में? हाल के दिनों में सामाजिक न्याय आंदोलनों के बाद जो ब्राह्मणवाद की कुंद पड़ी धार थी हिंदुत्व के कलेवर में, वो फिर से उफान मार रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा है कि हमारे संविधान में इतनी ताकत है, लोगों की आस्था है कि इस तरह के हालात नेपाल जैसे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कह लीजिए सत्ता से लड़ने वाले सबसे ज्यादा प्रखर पत्रकार आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। जितने ही आप यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसमें सर्वाधिक देखे जाने वाले 95% पत्रकार ब्राह्मण हैं। इसलिए यहां पर एक वेंटिलेशन बना हुआ, उस वेंटिलेशन के वजह से गुस्सा निकलते रहता है। पर क्या कांग्रेसी ये बार बार कहने लगे हैं कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे और बदले में बीजेपी वाले वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो वहां योगी योगी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं आंदोलनकारी? पता नहीं, पर यही वेंटिलेशन है भारत में जिसकी वजह से हम सब कुछ कह लेने के बाद दिल का गुबार अंदर रखते ही नहीं है जो फूटे। पर फूटा है। राहुल गांधी एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम बनाने जा रहे थे, मगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन सा बम फूट गया? अब देखिए 14 वोट ज्यादा अगर पड़ते हैं एनडीए के उम्मीदवार को और 15 वोट कैंसिल हो जाते हैं, और ये अब कहा जा रहा है कि राजस्थान के सांसदों के वोट भी क्रॉस वोटिंग में शामिल हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि ये वोट किसके थे? क्या कांग्रेस के किसी सांसद राजस्थान के है जो बीजेपी से सहानुभूति रखता है, या फिर कोई निर्दलीय है? वैसे हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल गए थे खुद ही समर्थन देने के लिए सुदर्शन रेड्डी को, और हनुमान बेनीवाल से किसी ने संपर्क नहीं किया। इस बात को लेकर वो दुखी थे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यूपीए का हिस्सा हूं, मगर कोई मुझे बुला नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है कांग्रेस की तरफ से, न केसी वेणुगोपाल न राहुल गांधी। फिर भी इन्होंने धर्म समझा और ये गए थे चंद्रशेखर के साथ वहां पर कि हम वोट देंगे। मगर ये किसका वोट है, ये पहेली अभी भी बनी हुई है। अब चूंकि ये वोटिंग जो होता है बंद बक्से में होता है, लिहाजा कयास ही लगाए जा सकते हैं कि ये वोट किसने डाले थे, इधर का उधर उधर का इधर। 29 वोट इधर उधर हो जाना ये मामूली बात नहीं है। इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति को वोट मिलना, वो भी क्रॉस वोटिंग की वजह से, ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बीजेपी से मुकाबले के लिए। ब्रेक लेने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है।
जब वो ब्रेक लेंगे तो फिर जो त्रिमूर्ति बैठी हुई है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक कर देगी। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ भी एक समस्या तो है ही। हनुमान बेनीवाल इधर जाएं या उधर जाएं, उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने एनडीए के उपराष्ट्रपति को वोट डाला था, इस बार इधर डाल रहे हैं, आगे किसको डालेंगे अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है और इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो बीजेपी के पास जुड़े। अभी फिलहाल इन्हें लड़ना इन दोनों से है और खास करके कांग्रेस के वोट बैंक को चुराना है, इसलिए इनकी लड़ाई एक